हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद डिजिटल एकेडमी यानी कि एडीए। आज की इस क्लास में हम पेट एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और हमारे एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड में पूछे जाते हैं। आज की क्लास में क्वेश्चंस केवल 5 होंगे, लेकिन आपके इन क्वेश्चंस के साथ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मिलेंगे, जिससे आपके 5 क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चंस के बराबर होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा ऐसी और क्लासेस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेसवे के चरण 1 मेरठ से प्रयागराज की कुल लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन हैं 594 किलोमीटर, 512 किलोमीटर, 1049 किलोमीटर या 650 किलोमीटर। अगर इस पहले क्वेश्चन के आंसर्स आपको आ रहे हैं तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है 594 किलोमीटर, ऑप्शन ए। अगर हम इसके गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो इस गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, अगर इसके उद्घाटन की बात करें, इसका उद्घाटन गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हमारा 29 अप्रैल 2026 को हुआ है। अभी जल्द में ही इसका उद्घाटन हुआ है, 29 अप्रैल 2026 में हुआ है। और अगर बात करें ये यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे जो है, ये यूपी के 12 ज़िलों से होकर गुजरता है। यूपी के 12 ज़िलों से होकर गुजरता है या 12 ज़िलों को जोड़ता है, 12 ज़िलों को जोड़ता है। मेरठ से प्रयागराज जाते हुए यूपी के 12 ज़िलों को जोड़ता है, जिसके ज़रिए क्या जो आपकी यात्रा 10 से 12 घंटे में होती थी, वो यात्रा कम होकर अब 6 से 7 घंटे में ही पूरी हो जाती है। अच्छा, ये यूपी के 12 ज़िलों को जोड़ता है, तो यूपी के 12 ज़िले कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला ज़िला है आपका मेरठ, मेरठ से स्टार्ट होता है ये, पहला ज़िला आपका मेरठ है। उसके बाद ये आता है हापुड़, इसके बाद आता है हापुड़। हापुड़ के बाद अगर बात करें, ये बुलंदशहर जाता है। कहाँ जाता है? बुलंदशहर। बुलंदशहर के बाद चौथा आपका ज़िला है अमरोहा, चौथा आपका ज़िला है अमरोहा। पाँचवें ज़िले की बात करें तो पाँचवा ज़िला है संभल, संभल के बाद ये बदायूं जाता है, बदायूं के बाद शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर के बाद हरदोई, हरदोई के बाद उन्नाव, उन्नाव के बाद रायबरेली, रायबरेली के बाद ये जाता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। उसके बाद प्रयागराज, उसके बाद जाता है ये प्रयागराज। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर कि गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है। तो गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन 29 अप्रैल 2026 को हुआ है। ये यूपी के 12 ज़िलों को जोड़ता है। ये यूपी के 12 ज़िलों को जोड़ता है। वो 12 ज़िले हैं मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? आपके ऑप्शन हैं सितार, सरोद, सारंगी और वीणा। अगर आंसर आपको आ रहे हैं तो कमेंट करते रहें। चलिए पहले एक एक को करते हुए चलते हैं। कुछ सितार वादकों के नाम देखते हैं, कुछ सितार वादकों के नाम देखते हैं। इसमें सितार वादकों में पहला नाम आता है, पहला नाम आ जाता है इसमें रविशंकर का। सितार वादक जो है रवि शंकर। अब अगर रविशंकर की बात करें तो रविशंकर उनकी अगर बात करें तो
को मिले हुए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। वो एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से आ जाते हैं। सितार वादक में रविशंकर, इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार जीते हैं। तो आ जाएगा आपका पहला आता है पद्म भूषण। पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार जो इन्हें 1967 में मिला, 1967 में मिला। इसके अलावा आ जाता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार जो इन्हें 1981 में मिला है, 1981 में मिला है। इसके अलावा इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार में मिला है। कौन सा? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको 1992 में मिला है, 1992 में मिला है। इसके अलावा इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है, भारत रत्न भी मिला है। भारत रत्न इनको 1999 में मिला है। कब? 1999 में मिला है। इसके अलावा अगर हम इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला है, तो ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो इनको ग्रैमी अवार्ड 2013 में मिला है और ये मरणोपरांत मिला था, मरणोपरांत मिला था। इसके अलावा दूसरे सरोद वादक के विलायत खान। अन्य सरोद वादक कौन से हैं? विलायत खान, विलायत खान। विलायत खान की अगर बात करें तो ये महर घराने से संबंधित है। किस घराने से? महर घराना। काफ़ी इम्पोर्टेंट पड़ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि कौन उनकी महर घराने से संबंधित व्यक्तियों के नाम ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं। उनमें से एक विलायत खान भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पड़ जाते हैं। तो ये किससे संबंधित हैं? महर घराने से जुड़े हैं। इसके अलावा इनको मिलने वाले पुरस्कार हैं, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है 1962 में, 1968 में। इसके अलावा इनको पद्म भूषण भी मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार को पद्म भूषण पुरस्कार 1984 में मिला है, 1984 में मिला है। इसके अलावा हमारे तीसरे इम्पोर्टेंट व्यक्ति पड़ जाते हैं, वो भी सितार वादक ही हैं। उनका नाम है निखिल बनर्जी। एक सेकंड ज़रा यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। यहाँ इससे विलायत खान में इसको ज़रा कट कर दीजिएगा। अगर हम विलायत खान की बात करें तो इन्हें पद्मश्री मिला है, इन्हें पद्मश्री इनको 1964 में मिला है, 1964 में। इसके अलावा पद्म भूषण भी मिला है, पद्म भूषण 1968 में मिला है। और पद्म विभूषण पुरस्कार इनको सन 2000 में मिला है। देखते हैं अपना। इसके अलावा बात करें सरोद वादक की, तो सरोद वादक में कुछ नाम आपको याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सरोद वादकों के नाम भी देख लेते हैं, कौन कौन से सरोद वादक हैं जिनके नाम पूछे जाते हैं। कुछ सरोद वादक देख लेते हैं। सरोद वादक, और इन सरोद वादकों में आपको कुछ नाम याद रखने हैं। इनमें आपको कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे कि पूछे जाते हैं अमजद अली खान, अमजद अली खान काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है। अमजद अली खान की बात करें तो ये सेनिया बंगस घराने से संबंधित है। किस घराने से? सेनिया बंगस घराना।
और अगर इनके हम पुरस्कारों की बात करें, इनके पुरस्कारों की बात करें तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। इनको पद्मश्री मिला है, पद्मश्री मिला है 1975 में, 1975 में। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है 1989 में। इसके अलावा पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है 1991 में, 1991 में। और पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण, जो कि इन्हें सन 2001 में मिला है। इसके अलावा और काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम हैं उनके, जो सरोदवादक में इम्पोर्टेंट नाम आ जाते हैं। अली अकबर खान, इसके अलावा हाफिज़ अली खान और अलाउद्दीन खान। ये नाम चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो उस्ताद अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो आपको आंसर मिल गया होगा सरोदवादक है, यानी कि सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन ने प्रतिष्ठित 2026 AIA गॉडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड जीता है। आपके ऑप्शंस हैं आदित्य L1, मंगलयान 2, गगनयान 1 और चंद्रयान 3। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है चंद्रयान 3। अगर हम चंद्रयान 3 को देखें तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये लॉन्च कब हुआ। जैसे कि इसके अगर हम लॉन्च की बात करें तो ये कब लॉन्च होता है, ये लॉन्च हुए 14 जुलाई। कब लॉन्च हुए? 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ है। अगर इसके हम रॉकेट की बात करें, ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो उस रॉकेट का नाम है LVM-3 M4। इसके अलावा जब ये इसे लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को, और इसने लैंड कब किया है, इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट लैंड किया है। और इसकी लैंडिंग डेट है 23 अगस्त 2023। इसके अलावा लैंडिंग स्थल आपको पता ही चल गया होगा, लैंडिंग स्थल कहाँ है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट। कहाँ? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट। दक्षिणी ध्रुव के निकट। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें ये आदित्य L1 की, अगर हम आदित्य L1 की बात करें, ये भारत का पहला अंतरिक्ष सौर मिशन है। कौन सा? ये सूर्य से जुड़ा मिशन है। इसका विकसित किसने किया? इसको इसरो ने विकसित किया है। किसने? इसरो द्वारा विकसित है। इसको बनाया किसने? इसरो ने। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था? आदित्य L1 का इसका उद्देश्य था, इसके उद्देश्य की बात करें, इसको क्यों विकसित किया गया? इसका उद्देश्य था सूर्य का अध्ययन। उद्देश्य क्या था? सूर्य का अध्ययन। अगर इसके लॉन्च की बात करें, लॉन्च कब हुए, तो ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ है। इसके लॉन्च के लिए रॉकेट कौन सा यूज़ किया गया है, तो इसके रॉकेट का नाम याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछ दिया जाता है। PSLV C57 रॉकेट का नाम क्या है? PSLV C57। अगर इसके लॉन्च स्थल की बात करें, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, तो इसे लॉन्च किया गया सतीश धवन
स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। इसके अलावा अगर हम मंगलयान 2 की बात करें तो ये मंगलयान 1 के बाद ये दूसरा मंगल के लिए दूसरा मिशन है, जिसे अभी इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। अभी ये पूरी तरह से बन नहीं पाया है। 2030 तक इसके बन जाने की संभावना दिखाई जा रही है। इसके अलावा अगर हम मंगलयान प्रथम की बात करें तो जो था उसके बाहरी परत का अध्ययन किया था, लेकिन ये मंगलयान 2 जो है ये वहाँ पर लैंड करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। इसके अलावा और अगर बात करें अपने चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू उत्सव किस त्यौहार का हिस्सा है? आपके ऑप्शन है ओणम, उगादी, पोंगल और बिहू। आंसर आ रहा है तो आंसर कमेंट करते रहें। देखिए, अगर हम ओणम की बात करते हैं तो ओणम केरल में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ये कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल में। अगर हम उगादी उत्सव की बात करें, अगर उगादी की बात करें तो ये दक्षिण भारत के कई सारे राज्यों में मनाया जाता है, जिनमें प्रमुख राज्य आ जाते हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो याद रखिएगा, इसमें दक्षिण भारत के राज्य कहाँ पर मनाया जाता है? दक्षिण भारत के, ये एक तरह से दक्षिण भारत का नववर्ष है। क्या? दक्षिण भारत का नववर्ष है, नववर्ष। इसके अलावा इससे संबंधित प्रमुख राज्य हैं, इससे संबंधित प्रमुख राज्य जहाँ पर ये मनाया जाता है, प्रमुख राज्य हैं कर्नाटक, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, और ये तेलंगाना में भी मनाया जाता है। कुछ जगहों पे इसको उगादी के अलावा युगादी नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर? तेलंगाना। अच्छा, ये मनाया कब जाता है? तो इसकी अगर हम बात करें, ये कब मनाया जाता है? अगर हम बात करें उगादी उत्सव कब मनाया जाता है, तो ये हिंदू पंचांग के कब मनाया जाता है? हिंदू पंचांग के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को, कब? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है, जो कि मार्च या अप्रैल में पड़ती है। कब पड़ती? मार्च या अप्रैल में पड़ती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहू की, तो बिहू कहाँ मनाया जाने वाला त्यौहार है? ये असम में मनाया जाता है। ये कहाँ? असम में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन को देखें, जल्लीकट्टू उत्सव किस त्यौहार का हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर है पोंगल। अच्छा, पोंगल की बात करते हैं तो पोंगल के लिए याद रखिएगा, जो ये हमारा पोंगल त्यौहार है, ये मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगर इसमें ये जो हमारा पोंगल है, ये कितने दिनों का उत्सव है? ये पहला तो ये फसल उत्सव है। क्या है? फसल उत्सव है। दूसरा, ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? ये 4 दिन का उत्सव है। कितने दिन? 4 दिन मनाया जाता है। कितने दिन? 4 दिन। ये 4 दिन मनाया जाता है। अच्छा, ये 4 दिन जो मनाए जाते हैं, इसके चारों दिनों को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि पहला दिन जो होता है उसे भोंगी पोंगल। क्या? भोंगी पोंगल। दूसरा दिन जो होता है उसे सूर्य पोंगल। तीसरे दिन को, इसमें जो ये तीसरा दिन होता है इसे
इसे मट्टू पोंगल, और जो चौथा दिन होता है उसे कानू पोंगल कहा जाता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, हिमालय की किस श्रेणी में 8000 मीटर से ऊंची चोटियां हैं? आपके ऑप्शंस हैं शिवालिक श्रेणी, हिमाचल श्रेणी, हिमाद्री श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। तो इसमें अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी। तो ये हिमाद्री श्रेणी की बात करें तो ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में शामिल है। इसके अलावा अगर हम हिमाद्री श्रेणी की बात करें तो जितनी भी 8000 या फिर सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो हमारी इस हिमाद्री श्रेणी में ही पड़ती हैं। इसके अलावा अगर हम शिवालिक श्रेणी की बात करें, ये इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? तो ये शिवालिक श्रेणी के लिए याद रखिएगा, इसका फैलाव जो है वो सिंधु नदी से, कहाँ से? सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली। कहाँ से कहाँ तक फैली हैं? सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हैं। इसके अलावा ये हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी है। हिमालय की सबसे दक्षिणी, और सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी, सबसे कम ऊंचाई। अच्छा, ये सबसे दक्षिणी है इसलिए इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको बाह्य हिमालय। क्या कहा जाता है? बाह्य हिमालय। इसके अलावा अगर हिमाचल की बात करें, ये जो हमारा ये हिमाचल श्रेणी है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारी हिमाचल श्रेणी, इसको याद रखिएगा, ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये घाटियों और पर्यटन स्थल के लिए जानी जाती है। ये इसमें घाटियाँ और क्या है? पर्यटन स्थल है। इसमें क्या? घाटियाँ और पर्यटन स्थल है। और जितनी भी ऊंची चोटियाँ हैं वो सब आपकी कहाँ आ जाती हैं? वो आपकी सब हिमाद्री में आ जाती हैं, हिमाद्री श्रेणी में। इसके अलावा अगर हम पीर पंजाल की बात करें, ये कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से अलग करती है। इसके अलावा इसमें कुछ महत्वपूर्ण दर्रे भी पड़ जाते हैं, जैसे कि पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा इसी पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा इसमें 2 महत्वपूर्ण सुरंगें भी हैं, जो हैं बनिहाल सुरंग और अटल सुरंग। आप लिखना चाहें तो साथ में नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसी ही और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।